नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे भौतिक भूगोल की सामान्य परिचय की, जिसमें हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में हल्का सामान्य परिचय ले लिया था। उसी के कड़ी में हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जो जलमंडल और पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। सेक्शन सी में सबसे पहले हम इस साल पढ़ेंगे सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन बॉटम, अर्थात महासागरीय नितल के उच्चावच। जो हम समुद्र देखते हैं, हम समुद्र की ऊपरी सतह देखते हैं, जिसमें हमें पानी बिल्कुल समतल नज़र आता है, या कहीं कहीं पर हल्की लहरें या कहीं पर कुछ तूफान भी नज़र आते हैं, तो हमें लगता होगा कि समुद्र भी बिल्कुल सपाट है। नहीं विद्यार्थियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने सारे उच्चावच हम स्थल मंडल में, अर्थात जिस सतह पर हम रहते हैं, वहाँ देखते हैं, कहीं पर हम ऊंचे ऊंचे पर्वत समूह देखते हैं, कहीं पर हम पहाड़ देखते हैं, कहीं पर हम समतल मैदान देखते हैं, कहीं पर रेगिस्तान देखते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा विविधताएं समुद्रों की नितलों पर पाई जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम बात करते हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, तो आप बताते हैं हिमालय पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंची, जिसको आपने ज्ञात किया, आपने पढ़ा है। लेकिन उससे भी ऊंचा पर्वत जो है वो समुद्र में पाया जाता है, जिसका नाम है मोना किया, जो माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है। ऐसे ही हम बात करें तो समुद्रों में गहरी खाइयाँ भी पाई जाती हैं, जिसमें हम बात करें सबसे अधिक गहराई वाला स्थान है वो है 11,033 मीटर गहराई का, वो भी समुद्र में ही स्थित है, जिसको हम मेरियाना गर्त कहते हैं। इसका नाम है मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर में ये पाया जाते हैं दोनों स्थल आकृतियाँ। तो जो महासागरीय नितल के उच्चावच हैं उसमें हम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन तीनों महासागरों के उच्चावचों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे समुद्र की बात, समुद्र में कि समुद्र की डिपॉजिट्स क्या हैं, यानी इन जो महासागरीय नितल उच्चावच हैं उसमें जो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे महासागरों के तापमान के बारे में, कि महासागरों का जो पानी है क्या वो हर जगह एक जैसा है? नहीं। महासागरों का जो तापमान है पानी का, वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही रूप में एक जैसा नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारी पूरी पृथ्वी पर जो तापमान प्राप्ति का स्रोत है वो है सूर्य से प्राप्त होने वाला सूर्य तप। तो समुद्र के पानी की सतह के ऊपर जब पानी की सतह सूर्य से आने वाली ऊष्मा को सोखती है और उससे गर्म होती है, जैसे जैसे हम गहराई की ओर बढ़ते हैं समुद्र में, वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है। महासागरों के पेंदे पर तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। वैसे ही हम बात करें तापमान के क्षैतिजीय वितरण की, तो भूमध्य रेखा से दूर जाने पर, अर्थात ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता चला जाता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे सेक्शन सी में। उसके बाद हम बात करेंगे ओसेनिक सैलिनिटी के बारे में, महासागरीय लवणता। लवणता भी हमारे महासागरों में एक जैसी नहीं पाई जाती है, ये कहीं अधिक और कहीं पर कम पाई जाती है। जैसा कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि सबसे अधिक लवण वाली झील, जैसे कि आपने मर्तक सागर का नाम सुना होगा, आपने ग्रेट साल्ट लेक का नाम सुना होगा, ये सबसे अधिक लवणता वाली कुछ जगहें होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइड्स के बारे में। टाइड्स का अर्थ है समुद्र में उठने वाली लहरें, धाराएं। और तीसरा जो टाइड होता है ये होता है ज्वार। ज्वार किससे उठता है? ज्वार उठता है आकर्षण गति से, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण से। ये जो टाइड्स होते हैं
इनकी उत्पत्ति कैसे होती है ये भी हम देखेंगे। इसके बारे में अलग अलग विचारकों ने विचार दिया है। ओशनिक वेव्स एंड करंट्स, तो तरंगें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन करंट्स जिसको हम समुद्री जल धारा या समुद्र धारा बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। धाराएं जो होती हैं वो समुद्र के तापमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिक्स करने का, लाने ले जाने का कार्य करती हैं। ये एक ही अक्षांशों पर कुछ स्थानों का तापमान कम कर सकती हैं और कुछ स्थानों का तापमान अधिक कर सकती हैं। ये मानसून अर्थात वर्षा को भी प्रभावित करती हैं। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल रीफ्स जो होती हैं, जिनको हम बोलते हैं, एक प्रवाल या मूंगा नामक जीव होता है और उनके घरौंदों से बनी आकृतियों को हम बोलते हैं कोरल रीफ या प्रवाल द्वीप। उनकी आकृति का निर्माण कैसे होता है, उनकी आकृतियों के विभिन्न प्रकार कैसे कैसे होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और वो आकृतियाँ कैसे बनी हैं उनके बारे में विचारकों ने अलग अलग विचार दिए, जिसमें डार्विन, डाना, WM डेविस, उसके बाद हम बात करेंगे मर्रे। इन सब ने उनके बारे में विचार अपने अपने रखे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मेरीन रिसोर्स, यानी समुद्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों के बारे में अलग अलग वर्गीकरण करेंगे, जिसमें आप मछलियों के बारे में तो जानते ही हैं। मछलियों के अलावा धात्विक और अधात्विक प्रकार के खनिज भी समुद्रों के अंदर मिलते हैं, जिनका बहुत महत्व है। जैसे कि हम बात करें बॉम्बे हाई, जो हमारे मुंबई के नज़दीक समुद्र में स्थित एक स्थान है जहाँ से भारत का सबसे अधिक खनिज तेल निकाला जाता है। ऐसे हम बात करेंगे बायोस्फीयर, ये पर्यावरण का एक हिस्सा है। अब हम इसी कड़ी में पर्यावरण के बारे में बात करेंगे सेक्शन C में। बायोस्फीयर अर्थात जैवमंडल और इसके कंपोनेंट्स, इसके घटक। इसी तरह हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से इकोसिस्टम ज़रूरी है। प्लानेट कम्युनिटी की बात करेंगे, पौधों की जो एक तरह से समुदाय है, जीवीय समुदाय, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे, जंतुओं के बारे में बात करेंगे पर्यावरण के अंतर्गत। बायोम्स की बात करेंगे, जीवोम जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। बायोम्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, भूमध्य रेखीय वर्षावन। भूमध्य रेखीय वर्षावन जो होते हैं वो सबसे अधिक विविधता और सबसे अधिक जीव जंतुओं वाले बायोम हैं। इसके बाद हम मानसून बायोम की बात करेंगे, जो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सवाना घास वाले क्षेत्रों की, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उन बायोम के बारे में बात करेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में प्रमुख जो हैं उनमें जैसे हम बात कर लेते हैं डाउन्स हैं, ऐसे ही स्टेपीज हैं, प्रेरीज हैं। इन सब के बारे में हम सेक्शन C के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, कल मैं आपको और बताऊंगा।